हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंध में। तो अक्सर बात होती है क्रिकेट में कि आप ऑन द ग्राउंड एक तरीके से मैच जीते हो, पेपर पे एक तरीके से आपकी भले ही कितनी स्ट्रांग टीम क्यों ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छा परफॉर्म ग्राउंड पे करना पड़ता है और वहां से एक तरीके से मैच निकालना पड़ता है। और उसी चीज़ को एक तरीके से हम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भी एक तरीके से मतलब फील कर रहे हैं कि एक वक्त पे जो एक तरीके से वन ऑफ द फेवरेट्स टीम थी 2023 के वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड की टीम, इस वक्त अगर आप देखो पॉइंट्स टेबल के 9वें पायदान पे है। 21 तारीख को एक डबल हेडर मैच था। पहले श्रीलंका और नीदरलैंड्स का मैच था लखनऊ में, और बाद में मैच था वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप देखो इस वर्ल्ड कप में मैच हो रहा है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच। दो ऐसी टीमें जो कि अपने पिछले पिछले मुकाबलों में अगर आप देखो थोड़ा सा अपसेट झेल के आ रही हैं। इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने रौंद दिया था, तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो कि एक शॉकर से आई थी नीदरलैंड्स के खिलाफ। वो दो ऐसे टीमें जिनके बैटिंग को एक तरह से बहुत ही हाईली रेट किया जाता है, स्पेशली इन वाइट बॉल फॉर्मेट। उसके बावजूद अगर आप देखो दोनों टीमें एक तरीके से रनचेज में पिछड़ गई थी और दो एक तरह से कहेंगे रिलेटिवली वीकर ओपोनेंट से हार गई थी। तो झटका दोनों को ही लग गया था और आपस में ही खेल रही थी। लेकिन वहां पर आप देखो इंग्लैंड की टीम जो कि कंप्लीटली धराशायी हुई है। साउथ अफ्रीकन टीम ने बहुत बड़े मार्जिन से 229 रन से एक तरह से उनको हरा है, एडजस्ट की हरा है। मतलब अभी हालत इंग्लैंड की ऐसी है कि बचे हुए 5 में से अगर आप देखो उनको अगर क्वालिफाई करना है तो 5 मैच जीतने पड़ेंगे, और अगर कोई आउटसाइड चांस भी रखना है तब भी एक तरह से 4 मैच जीतने पड़ेंगे उनको। फिलहाल अगर आप देखो वो नंबर 9 के पायदान पे है, 9th प्लेस टीम है। कुछ मैच पहले तक अगर आप देखो ऑस्ट्रेलियन टीम का भी हाल ही था कि वो भी एक तरह से बॉटम में एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। बट ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत ने एक तरीके से उनको एक तरह से राइज कर दिया, उनको थोड़ा सा अप कर दिया, जिससे कि अगर आप देखो टॉप 4 में आ चुके हैं। बट इंग्लैंड की टीम जो कि इकलौता मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीती थी, वो 3 मैच हार चुकी हैं। न्यूजीलैंड ने उनको मारा था, फिर अफगानिस्तान ने भी उनको हराया था, और अब साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं। तो एक कहेंगे कि बहुत ही एक तरीके से डिजास्टर स्टार्ट रहा है इंग्लैंड के लिए इस वर्ल्ड कप 2023 पे। बट अभी एक तरह से देखिए कि अभी वक्त है और अभी कंप्लीटली आउट नहीं हुए हैं। बट ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि एक तो वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए शायद अराइव ही नहीं हुए हैं इंडिया में, और अभी से एक तरह से बैक पैक कर रहे हैं दोबारा से एक तरह से घर वापसी के लिए। तो उसी मैच के बारे में बात करेंगे जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने डोमिनेंस दिखाई है। मतलब टू बी ऑनेस्ट जिस तरह से प्रीव्यू हुए थे, आई थिंक नॉट जस्ट कि मैंने किए थे अपने चैनल पे, बट बाकी लोगों ने भी अगर आप देखो जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है उनका भी एक तरह से मानना यही था कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 3 टीमें ऐसी होंगी जो कि श्योर शॉट होंगी। बाकी चौथे स्लॉट के लिए एक तरह से लड़ाई होगी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच। बट फिलहाल अगर आप देखो वो जो आई थिंक चॉइसेस थे वो भी एक तरह से फीके पड़ रहे हैं। न्यूजीलैंड ऑन टॉप है और साउथ अफ्रीका भी एक तरह से दिख रही है कि वो भी एक तरह से प्रबल दावेदार है, अनलेस एंड अनटिल वो नीदरलैंड्स वाला जो मिस्टेक है वो उसको बार बार दोहराए। बाकी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसी टीमें हैं जो कि थोड़ा सा भी मिड टेबल टीम कह सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक स्पॉट की लड़ाई होगी। बाकी इंग्लैंड के लिए बहुत टफ है, क्योंकि उनके आगे के मुकाबले भी एक तरह से थोड़े से टफ हैं। बट वो चीज़ आगे देखा जाएगा कि क्या करते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो में हम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच के बारे में बात करेंगे, और साथ ही जो पहले मैच हुआ था क्योंकि डबल हेडर था, तो एक श्रीलंका और नीदरलैंड्स का भी मैच था। हालांकि उतना बड़ा मैच तो था नहीं, अगर देखें इस वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल को देखते हुए या जो टॉप 4 की टीमें लड़ाई करेंगी उसको देखते हुए। बट क्योंकि एक तरह से वर्ल्ड कप में दो टीमें खेल रही हैं, दो क्वालिफाइंग टीम थे, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करता है वहाँ पे, और किस तरह से वो फाइट करते हैं वो भी एक तरह से देखना ज़रूरी है। तो दोनों मैच के बारे में बताऊंगा, जहाँ पर आप देखो कि श्रीलंका ने इजी विन पाई है। देखिए जहाँ तक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की बात है, देखो इंग्लैंड ने एक बार फिर से, आई डोंट थिंक कि एग्जैक्टली उसको गलती कहेंगे या ब्लंडर कहेंगे, बिकॉज बार बार मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीम जो कि टॉस जीत के गेंदबाजी का निर्णय ले रही हो और कह रहे हैं हम चेस करेंगे, बट उतना आसान नहीं है यहाँ पे चेस करना। ठीक है, रात में बैटिंग थोड़ा सा इजी हो जाती है, ड्यू के भी चांसेस रहते हैं, बट ओडीआई क्रिकेट में उतना आसान नहीं रहता है चेस करना, स्पेशली अगर सामने वाली टीम ने बड़े रन बना दिए हो। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जैसे T20 में आप खेलते हो, तो वहाँ पे देखो कि ज़्यादातर टीमें प्रेफर करती हैं चेस करना, क्योंकि T20s में एक तरीके से बन गया, एक तरह से आदत बन गया है प्लेयरों की। बट वनडे क्रिकेट में क्या होता है, दोनों तरफ से नई बॉल होती है, तो जो 20 का फेज होता है वहाँ पे अगर आप देखो टीमें उतना अटैक करती नहीं है, और फिर जाके कोशिश जब करती हैं कि आखिर में जाके थोड़ा सा रन बनाए, वहाँ पे देखिए कि अभी के टाइम के हिसाब से एक फील्डर ज़्यादा ही बाहर रहता है, तो वहाँ पे उतना आसान नहीं रहता है फिनिश कर पाना।
और ये एक पैटर्न भी रहा है इस वर्ल्ड कप में कि जिस टीमों ने एक तरीके से स्टार्ट अच्छे तरीके से किया है, बाद में वो मिडिल फेज में जाके फंस जाते हैं। तो ऐसे में कभी भी आप नहीं चाहोगे कि एक तरीके से आप उस रन चेस के प्रेशर में फंसो, जहाँ पे एक तरह से आपकी टीम प्रेशर में आए। और स्पेशली उन टीमों के लिए जिनकी स्ट्रेंथ ही एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी फायर पावर जो बैटिंग लाइनअप है। अब जैसे कि मैंने देखा कि कुछ टीमों का तो स्ट्रेंथ ही वही है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, इवन पाकिस्तान हो गया, कि पहले बैटिंग कर लो, उसके बाद आपके पास गेंदबाज है जो कि एक तरह से रोक सकती है उसको। बट वही गलती देखो अफगानिस्तान ने की थी जब वो न्यूजीलैंड से हारे थे। पाकिस्तान ने वही गलती ऑस्ट्रेलिया के साथ की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी एक तरह से चाहिए कि थोड़े से रन उनके बोर्ड पे हो, उसके बाद एक तरह से वो अच्छा करे। और वही गलती इंग्लैंड ने भी की है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ उनकी तो बैटिंग ही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बैटिंग है वो तो बाद में चेस कर सकते हैं, बट साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखती है जब वो पहले बैटिंग करते हुए। आप देखिए कि इससे पहले जो 3 मैच हुए थे, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई उनको, जब उन्होंने पहले 2 मैच में पहले बैटिंग किया, अच्छा स्कोर बनाया, एक मैच में तो 400 प्लस स्कोर बनाया, उसके अगले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 प्लस स्कोर बनाया, और वहाँ पे दोनों मैचेस वो बड़े आसानी से जीते थे। लेकिन एक मैच में जहाँ पे उनको कुछ 240 प्लस चेस करना पड़ा, वो भी नीदरलैंड्स के सामने, इन 43 ओवर उनके हाथ पांव फूल गए और वो रन चेस के प्रेशर को झेल नहीं पाए। सेम अप्लाइड विद इंग्लैंड ऑल्सो, कि इंग्लैंड देखो कि एक जो मैच वो जीते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, और वहाँ पे देखो तो वहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप डिफेंड करते हुए ज़रूर हारे, बट वहाँ पे उतने आपके रन नहीं थे। और आप जो मैच अफगानिस्तान के खिलाफ हारे हो, उसमें आप देखो आप चेस करते हुए हारे हो। तो जो एक तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है, उसको आप क्यों चाहोगे कि प्रेशर में आए? वो आराम से पहले जाए, बैटिंग करे, 400 रन के आसपास बनाए, जो कि एक तरह से उनके पास काबिलियत है, और उस पर डिपेंड करे, क्योंकि बॉलिंग उतनी शायद उनकी स्ट्रांग नहीं है जिससे कि एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाए साउथ अफ्रीका के ऊपर। बट पॉइंट ये है कि जब आप पहले बैटिंग करते हो तो प्रेशर नहीं होता है, आराम से जाके आप रन बना सकते हो, और बाद में आप एक तरीके से सामने वाले टीम को प्रेशराइज कर सकते हो। और वही चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, वही चीज़ हमने साउथ अफ्रीका के साथ भी इस मैच में देखा जो उन्होंने इंग्लैंड के साथ किया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वो 367 रन चेस कर नहीं सकती थी, या इंग्लैंड जो कि वो 400 रन के आसपास नहीं जा सकती थी। बट द प्रॉब्लम इज जब स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है तो कहीं ना कहीं बैट्समैन अंडर प्रेशर आ ही जाते हैं। तो अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूँ, देखिए मैच रहा है साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के नाम, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया, और खासकर उसमें अगर आप देखो जो उनके सबसे बेहतरीन अभी देखिए मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, इनफैक्ट सबसे बेहतरीन बैट्समैन उस टीम में अभी है। और करंटली अगर व्हाइट बॉल फॉर्मेट की बात करेंगे तो शायद सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हेनरिक क्लासन। एक और ज़बरदस्त उन्होंने शतक जड़ा है, और साथ में थे उनके मार्को यानसन, गजब की उन्होंने फिनिश की है। और शायद साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है, आई थिंक वन ऑफ दोज टीम है कि अगर उनको प्लेटफॉर्म सेट मिल जाए, आई थिंक इनसे ज़्यादा बेहतर एक्सेलरेशन कोई करता नहीं होगा। आई थिंक हमने पास्ट में भी देखा है कि जैसे एबी डिविलियर्स करते थे या डेविड मिलर करते थे, अभी भी कर रहे हैं। अभी हेनरिक क्लासन आ गए हैं, मार्को यानसन को हमने देखा है। तो 399 रन जस्ट वन शॉट ऑफ 400 उन्होंने बनाए थे 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका के लिए ये था कि तेम्बा बोमो इस मैच में नहीं खेल रहे थे कुछ इंजरी इश्यूज के चलते, तो रिजा हेंड्रिक्स को उन्होंने लाए थे और वो एक तरीके से दाव चल गया था। हालांकि वहाँ पे देखो क्विंटन डिकॉक जो कि पहले 2 मैच में इनके टॉप परफॉर्मर रहे थे, इस मैच में सिर्फ दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। फर्स्ट बॉल बाउंड्री, देन सेकेंड बॉल ही गॉट आउट। देन अगर आप देखो रिजा हेंड्रिक्स, जैसा ही कहा कि एक ही मौका उनको मिला, और हो सकता है ये इकलौता मौका उनके लिए हो, क्योंकि आगे आप देख सकते हो कि तेम्बा बोमा जो उनके कप्तान है, रेगुलर कप्तान है, वो उनको कम बैक करते हुए। तो हेंड्रिक्स ने भी 85 किए हैं 75 बॉलों में। ये इनका एक तरह से पर्टिकुलर फॉर्मेट है, क्योंकि T20 में थोड़े से कंफ्यूज से दिखते हैं, और वनडे में जहाँ बात आती है तो रिजा हेंड्रिक्स जो कि बहुत अच्छा करते हैं। हालांकि एवरेज वाइज अगर आप देखो उतना एक तरह से अच्छा नहीं दिखेगा, बट इज़ अ क्लास प्लेयर। इसके अलावा रस्सी पांडे ऐसे भी कम बैक करते हैं फॉर्म को, 60 रन उनके 61 बॉलों में। आई थिंक बहुत सरप्राइज हुआ था जब उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ वो शॉट खेली थी, बट यहाँ पे अच्छी पारी खेल कर गए हैं। कप्तान थे एडिन मार्करम, जिन्होंने 42 किए फ्रॉम 44। डेविड मिलर ने सिर्फ 5 रन किए 6 बॉलों में, और यहाँ तक नॉर्मली दिख रहा था कि यही दिख रहा था कि 330-40 तक ही एक तरह से साउथ अफ्रीका जाएगी, जहाँ से एक तरह से इंग्लैंड का चांस फिर भी रहता। बट है उसके बाद जिस तरह से क्लासन और मार्को यानसन ने बैटिंग की है, थोड़ा सा टाइम लिया, और उसके बाद एक तरह से ज़बरदस्त पारी खेली है। क्लासन ने 67 बॉलों में 109 रन किए हैं, 12 चौके और 4 छक्के मारे हैं। आई थिंक ज़बरदस्त स्पिन खेलते हैं, ज़बरदस्त पेस को भी खेलते हैं, और उसी का एक तरह से उन्होंने एग्जीबिशन दिखाया। क्वालिटी नॉक थी उनसे। थोड़ा सा जो वहाँ पे हीट थी, वहाँ पर आप देखो वानखेड़े पे जो गर्मी थी उसके चलते थोड़ा सा क्रैम्प फ्राप हो रहे थे, थोड़ा सा दिक्कत में भी आ रहे थे, बट स्टिल खड़े खड़े एक तरह से हिटिंग की है।
और मार्को यानसन थोड़ा सा कहेंगे सरप्राइज रहे इंग्लैंड के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मार्को यानसन बैटिंग नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने ऐसे 20 में उनकी एबिलिटी देखी और जाने भी जाते हैं थोड़े से बॉडी शॉट खेलने के लिए। बट कल जो उन्होंने नॉक खेली है, मतलब इनिशियली बहुत ज़्यादा एक तरह से कहेंगे कि रन ऑफ बॉल खेल रहे थे, धीमा ही खेल रहे थे जब हेनरी क्लासन एक तरीके से स्ट्राइक कर रहे थे। बट आखिर ये जो 3-4 ओवर रहे उसमें उन्होंने अपनी रेंज दिखाई, बहुत से उन्होंने छक्के मारे। वहीं पे देखो कि 42 बॉल में 75 किए हैं, 3 चौके और 6 छक्के मारे हैं, गजब की फिनिश किया है। उसी के चलते अगर आप देखो 399 पर 7 एक तरह से साउथ अफ्रीका ने फिनिश किया। इंग्लैंड की बॉलिंग की जहाँ तक बात करें, आई थिंक थोड़ा सा सरप्राइजिंग टीम इंग्लैंड ने उतारा था। सारे के सारे जो उनके ऑलराउंडर्स थे उनको ड्रॉप कर दिया था, प्रॉपर 6 बैट्समैन और प्रॉपर 5 बॉलर के साथ गए थे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टीम था, बट उसमें देखो कि गेंदबाजों की हालत जो कि बहुत ही ख़राब रही। रिच टॉपली और अब देखो सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज रहे हैं, 8.5 ओवर में 88 रन देके 3 आउट किया है। इसके अलावा गस अटकिंसन को भी मौका मिला था, 9 ओवर में 60 रन देके 2 आउट किए हैं। आदिल रशीद टू बी ऑनेस्ट उन्होंने बेहतर गेंदबाजी की है, 10 ओवर में 61 रन देके 2 आउट किए हैं, जो कि जेन्युइन स्पिनर एक खेल रहे थे। बाकी रूट से भी ओवर करवाए बट रूट महंगे साबित हुए। डेविड विली का भी एक तरह से हाल ख़राब ही रहा, 9 ओवर में 61 उनको पड़े हैं। और सबसे ज़्यादा महंगे साबित हुए हैं मार्कवुड, 7 ओवर में 76 रन दिए हैं। तेज़ गेंदबाजी करते हैं पर उतनी एक तरह से तेज़ी के साथ बॉल जो कि वो बाउंड्री की तरफ भी गई है। तो आई थिंक जो सोशल मीडिया पे एक तरीके से आवाज़ आती है कि पेस इज़ पेस यार, कि मतलब अगर आप जितना तेज़ डालोगे उतना एक तरह से बेहतर है, वैसा कुछ होता नहीं है। आपको कंट्रोल के साथ और अच्छे एरिया पे हिट करना पड़ता है, जो हमने हारिस रऊफ के साथ देखा कि उनकी भी कुटाई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने किया था, वही चीज़ यहाँ पे मार्कवुड को भी हुई है। हारिस ने हालांकि अंत में जाके विकेट निकाल दिए थे बट वुड को वहाँ पे विकेट ही नहीं मिले हैं। और जब रनचेस की बारी इंग्लैंड के लिए आई, देखिए उनके सामने तो पहाड़ था, उनको हर हालत में उसको एक तरीके से चेस करने के लिए कोशिश करना था। और उसी कोशिश में अब देखो उम्मीद थी कि थोड़ा सा क्लोज ज़रूर आएंगे, बट वो एक तरह से आधे ओवर में बैटिंग नहीं कर पाए हैं। 22 ओवर खेले हैं कम्प्लीटली, 170 पे ऑल आउट हो गए हैं, और वो भी तब जब उनके जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे, आई थिंक जो उनके टेलेंटेड थे, मार्क वुड और गस अटकिंसन, जो कि जाने जाते हैं अपनी तेज़ गेंदबाजी के लिए, उन्होंने जब रन बनाए हैं। अटकिंसन के 35 है 21 में, और मार्क वुड के 43 है केवल 17 बॉलों पे, और उसी के चलते आप देखो 170 तक पहुंच पाए। अदरवाइज देखो कि पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप एक तरह से ध्वस्त हो गई है। बेस्टो के 10 है, मलान 6, जो रूट 2 हैं। बेन स्टोक्स को लाए थे इस मैच के लिए, वो सिर्फ 5 रन बना पाए हैं। हैरी ब्रूक के 17, जॉस बटलर के 15, डेविड विली ने 12 किए हैं, और आदिल रशीद ने सिर्फ 10 रन किए हैं। तो किसी भी बल्लेबाज को इस हिसाब से स्टार्ट नहीं मिला, और किसी ने भी एक तरह से बड़ी पारी खेल नहीं पाए। वो जो स्कोरबोर्ड का प्रेशर है वो साफ साफ दिख गया। और दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका के जो एक तरह से कहेंगे आग बोलते हुए गेंदबाज, सामने उनके इतना बड़ा स्कोर मिला है जिसको कि उनको डिफेंड करना है। वानखेड़े के कंडीशन में आप देखो तेज गेंदबाज के लिए मदद रहता है, और अंडर लाइट्स और भी ज़्यादा एक तरह से गेंद हरकत करती है। जो नई बॉल होती है इनिशियल आई थिंक 8-10 ओवर होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा हरकत करती है बॉल। तो उस समय जो उनके पास क्वालिटी पेसर्स थे सभी ने फ़ायदा उठाए। लुंगी एंगडी ने आप देखो 5 ओवर में एक मेडन डाला है, 26 रन दे के 2 आउट किया है, 2 विकेट मार्को हेंसन को भी मिले हैं। क्वालिटी इनिंग्स खेलने के बाद विद द बैट जाके बॉलिंग पे भी एक तरह से काम किया है। और रबाडा ने एक आउट किया है 6 ओवर में 38 रन दे के। जराल कौरजी थोड़े से महंगे साबित ज़रूर हुए बट उन्होंने 3 आउट किए हैं, और केशव महाराज जो इकलौता स्पिनर खेल रहे थे उन्होंने भी एक विकेट लिया है 2 ओवर में 27 रन दे के। तो ओवरऑल देखो बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, बट क्रेडिट टू देयर बैटर्स, जिस तरह से उन्होंने कंप्लीटली एक तरह से इंग्लैंड को पहले ही इनिंग्स में एक तरह से बाहर कर दिया था इस मैच से। तो साउथ अफ्रीका को एक झटका मिला था, और अभी भी सरप्राइज हूँ कि किस तरह से वो नीदरलैंड्स वाला मैच हार गए। बट एक तरह से उनके डीएनए में ही है कि एक आधा वो ऐसे मैचेस हार ही जाते हैं। और अभी भी देखो कि साउथ अफ्रीका कुछ कह नहीं सकते, हालांकि 3 मैचेस उन्होंने ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है, बट जिस तरह से वो नीदरलैंड से हारे हैं अभी भी आप डाउट करोगे उन पे। आई थिंक उनको 1-2 मैचेस और जीतने पड़ेंगे कंफर्म करने के लिए कि वो इस बार टॉप 4 में जा रहे हैं। अगर वो कर पाते हैं तो आई थिंक 2015 के बाद शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि किसी भी आईसीसी इवेंट्स में वो नॉकआउट स्टेज पे जा रहे हैं। तो गुड लक टू साउथ अफ्रीकन टीम। आई थिंक ये टीम तो ऐसी है जिसको कि हर एक क्रिकेट फैन जो कि वो टॉप 4 में देखना चाहेगा। तो खैर ये एक तरह से सेकंड मैच का हाल था। इसके अलावा जो पहला मैच हुआ था वहाँ पे देखो तो नीदरलैंड्स अगेन देखो उन्होंने फाइट ज़रूर की, बट इस बार श्रीलंका के खिलाफ उनको मैच हारना पड़ा है। पहले बैटिंग करते हुए नीदरलैंड ने 262 किए थे, ऑल आउट हो गए थे, और जवाब में श्रीलंका ने 263 पर 5 किए हैं 48.2 ओवर में, तो इजीली मैच जीता है।
नीदरलैंड्स की तरफ से अगर आप देखो जो उनके टॉप परफॉर्मर थे उसमें देखो कि लोअर मिडिल ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन आया था साइब्रेंड इंगलब्रेड जो कि अपना मेडन 50 मारते हैं वो भी वर्ल्ड कप में 70 रन उन्होंने किए हैं 82 बॉलों में। और उसके अलावा लोगान वानविक के 59 है फ्रॉम 75 बॉल। और साथ ही श्रीलंका ने 33 एक्स्ट्रास भी कंसीड किए थे उस मैच और इसके चलते 262 के एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक नीदरलैंड्स पहुंच पाई थी। हालांकि नीदरलैंड्स का केस ऐसा है कि उनके टॉप ऑर्डर से उस हिसाब से परफॉर्मेंस अभी तक तो नहीं आई है इस वर्ल्ड कप में, बट ड्यू टू देयर मिडिल ऑर्डर बैटर और लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर वहाँ पर अब देखो उन्होंने कुछ अच्छी बैटिंग डिस्प्ले दिखाई है। पिछला मैच भी जो जीते थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी वजह से कि लोअर ऑर्डर से और अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन आई थी। यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है। टॉप ऑर्डर से आप देखो विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओडाउड, कैलन आकरमन, बस डी डी सब फेल हुए हैं। स्कॉट एडवर्ड्स जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने भी सिर्फ 16 रन ही किए हैं। तेजा निदमनरू जिनका एक तरह से काफ़ी चर्चा हुआ था वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने सिर्फ 9 रन किए हैं, बट आखिर में जाके उनके बल्लेबाजों ने रन ज़रूर बनाए। जहाँ तक श्रीलंका की बात करें तो गेंदबाजी उनसे बहुत अच्छी हुई है, खासकर दिलशान मधुशंका नेक्स्ट लेवल गेंदबाज दिखे हैं। 4 विकेट उन्होंने लिए हैं और कशुन रजिता की भी एक तरह से कमबैक हुई थी। लाहिरू कुमार की जगह पे उनको लाए थे, उन्होंने भी 4 आउट किए हैं। 1 विकेट थिक्सना को मिला है और 1 रनआउट के थ्रू उनको विकेट मिला है। अब जब रनचेस की बारी आई तो श्रीलंका की स्टार्ट कुछ अच्छी नहीं रही। कुशल परेरा और कुशल मेंडिस दोनों ही कुशल जो कि वो जल्दी आउट हुए थे। परेरा ने सिर्फ 5 रन किए थे और 11 रन मेंडिस ने किए थे। बट वहाँ पर देखो कि प्रथुम निशंका और समर विक्रमा जो कि अच्छे फॉर्म में है दोनों ने पार्टनरशिप की थी। प्रथुम निशंका एक और बढ़िया पारी खेल के गए हैं 54 रन फ्रॉम 52 बॉल। एक बार फिर से शतक मिस हुए क्योंकि लगातार उनके वही चीज़ है कि 50-60 तो आ रहे हैं बट बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे जिसको एक तरह से आगे वो करना चाहेंगे। इसके अलावा समर और विक्रमा नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था, यहाँ पे भी 91 नॉट आउट रहे हैं, मैच फिनिश करके गए हैं। इसके अलावा श्रीलंका ने 44 और धनंजय डिसिल्वा ने भी 30 किए हैं। दुष्यंत हेमंता 4 रन बना के नॉट आउट रहे। और यहाँ पे भी देखो कि 24 एक्स्ट्रा जो कि नेदरलैंड्स ने डाले हैं, तो बहुत सारे एक्स्ट्रेस दोनों टीमों से देखने को मिले। बट श्रीलंका ने थोड़े से बेहतर बैटिंग किया, उसी वजह से मैच जीते हैं। जहाँ तक गेंदबाजी की बात करें डच के तरफ से तो 3 विकेट आर्यन दत्त जो उनके ऑफ स्पिनर थे उन्होंने लिए हैं और एक एक विकेट कॉलिन अकरमन और पॉल वन विक्रम को मिला है। तो निराश जरूर होंगे नेदरलैंड्स की टीम क्योंकि जिस तरह से कमबैक हुआ था, मतलब कि शुरुआत में लग रहा था कि शायद 250 के आसपास नहीं जाएंगे, 200 के नीचे ही रुक जाएंगे, बट उसके बाद कमबैक करते हैं अच्छा। बट जहाँ तक गेंदबाजी की बात करें वहाँ पे और बेहतर एफर्ट की आप एक तरह से उम्मीद कर सकते थे, बट ये मैच भी वो हार गए हैं। और इस रिजल्ट के साथ हुआ ये है कि श्रीलंका भी एक तरह से खाता खुल गया है। और 2019 में देखिए कि अफगानिस्तान की टीम ऐसी थी जो कि 9 के 9 मैचेस हार गई थी, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुआ है। श्रीलंका ने एटलीस्ट एक मैच जीत लिया है और अब पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा है कि टॉप के जो 2 टीमें हैं अब तो वो अनडिफिटेड ही हैं, आपस में मैच है उनका, तब जाके कोई एक तरह से मैच हारेगा। अदरवाइज दोनों टीमें अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। साउथ अफ्रीकन टीम को एक झटका ज़रूर लगा है बट स्टिल दे आर इन ए गुड पोजीशन। बाकी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान अभी मिड टेबल में है 50% रिजल्ट के साथ, बट उसके बाद अगर आप देखो जो पांचों के पांचों टीमें हैं वो बराबर पे खड़ी हुई हैं। और उसमें सरप्राइजिंगली इंग्लैंड जो कि वो 9th प्लेस टीम है, सभी ने 4-4 मैचेस खेले हैं, एक एक मैच जीता है और 3-3 मैचेस हारे हैं। सभी के पास 2-2 पॉइंट्स है, बस एक तरह से नेट रन रेट के आधार पर ही ऊपर नीचे हैं। तो अभी तो एक तरह से कहेंगे वर्ल्ड कप जो कि फिलहाल लग रहा है कि टॉप 5 टीमों में एक तरह से लड़ाई हो रही है, अनलेस एंड अनटिल इंग्लैंड जो कि वो स्टेप अप कर जाए। बट वही लग रहा है कि टॉप 5 में जो टीमें हैं उनके बीच ही एक तरह से लड़ाई है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना जो फीडबैक है, अपना राय वो दे सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो ताकि हर एक वीडियो की एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।